नमस्कार, आप सब देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी 20 देश और विदेश की खबरें। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में अहम बैठक बुलाई है। इसमें सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, प्रदेश प्रभारियों और पद अधिकारी शामिल होंगे। बैठक शाम 5 बजे तक चलेगी। नबीन के साथ बैठक में बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। नितिन नबीन को कल निर्विरोध बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था और वो इस पद पर आसीन होने वाले पार्टी के सबसे युवा नेता है। पीएम मोदी ने उन्हें अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। बीजेपी ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए विनोद तावड़े को प्रभारी और शोभा करंदलाजे को सह प्रभारी नियुक्त किया है। इसके अलावा चंडीगढ़ मेयर चुनाव की जिम्मेदारी भी विनोद तावड़े को सौंपी गई है। राम माधव को ग्रेटर बेंगलुरु नगर निगम चुनाव का प्रभारी और सतीश पुनिया व संजय उपाध्याय को सह प्रभारी बनाया गया है। उसी तरह आगामी तेलंगाना नगर निगम चुनावों के लिए आशीष शेलर को प्रभारी और अशोक परनामी व रेखा शर्मा को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र नगरपालिका चुनावों के परिणामों के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। दल बदल रोकने और महापौर पद के लिए क्रॉस वोटिंग को नियंत्रित करने के लिए ठाकरे, शिंदे और मनसे सहित सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपने नवनिर्वाचित पार्षदों के गुटों का पंजीकरण करवा रहे हैं। ये कदम सुनिश्चित करता है कि पार्टी व्हिप का पालन किया जाए और भविष्य में सत्ता संतुलन बनाए रखा जा सके। शिवसेना और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। पार्टी में हुए विभाजन के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग ने शिवसेना और धनुष बाण चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट को, जबकि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट को दिया। उद्धव ठाकरे और शरद पवार गुटों ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में शिंदे गुट ने धनुष बाण और उद्धव गुट ने मशाल चिन्ह का इस्तेमाल किया था। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। राज्य में भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित नाटक हमारे राम को 40 स्थानों पर दिखाने की मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि कार्यक्रमों में देश के नामी कलाकार प्रस्तुति देंगे और ये जीवन को सकारात्मक दिशा देंगे। बैठक में सार्वजनिक जीवन देने के नियमों में बदलाव, एफआईआर चर्चा की कमी, योगी ट्रेनरों की भर्ती सहित अन्य महत्वपूर्ण फैसले को भी मंजूरी मिली है। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के आए चल रहे एसआईआर को लेकर सियासती जारी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद एसआईआर की प्रक्रिया में तेजी आई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिला मजिस्ट्रेटों से कहा कि एसआईआर में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशों का कड़ाई से पालन हो और तार्किक विसंगतियों के नाम पर लोगों को परेशान न किया जाए। ममता बनर्जी मंगलवार को सचिवालय नबन्ना में आयोजित बैठक में अचानक शामिल हुई और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि एसआईआर से संबंधित सभी सुनवाई न्यायालय के निर्देशों के अनुसार हो। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मंगलवार को कांग्रेस की रैली के दौरान अफरा तफरी मच गई जब एक ऊंची इमारत की बैल्कोनी से पिस्टल लहराई गई। ये रैली शहर में बढ़ते अपराध और पुलिस की कथित लापरवाही के विरोध से निकाली जा रही थी। घटना बेलबाग इलाके में हुई, जहां रैली पूर्व भाजपा विधायक अंचल सोनकार के घर के पास से गुजर रही थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मेवाड़ राज परिवार की संपत्ति को लेकर विवाद दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की याचिका पर कोर्ट ने उनकी बहनों पद्मजा कुमार परमार और भार्गवी कुमारी मेवाड़, मां विजयराज कुमारी मेवाड़ और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। मामला दिवंगत अरविंद सिंह मेवाड़ की संपत्तियों के उत्तराधिकार और नियंत्रण से जुड़ा है। नोएडा में 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत का मामला और उलझ गया है। एक अहम चश्मदीद ने अपना बयान बदल दिया है। पहले उसने आरोप लगाया था कि पुलिस, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद होने के बावजूद युवराज को नहीं बचा पाई। अब वही चश्मदीद कह रहा है कि पुलिस ने पूरी कोशिश की, लेकिन घने कोहरे के कारण रेस्क्यू में दिक्कत आई। चश्मदीद का दावा है कि उसे करीब 5 घंटे तक थाने में बिठाए रखा गया, जिसके बाद उसका बयान बदला गया। इससे पुलिस पर दबाव बनाकर बयान बदलने के आरोप लग रहे हैं, जबकि मामले की जांच एसआईटी कर रही है।
भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की विकसित लॉन्ग रेंज एंटी-शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल 77वें गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार प्रदर्शित होगी। ये मिसाइल लगभग 1500 किलोमीटर तक मार कर सकती है और भारतीय नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगी। हाइपरसोनिक गति से उड़ान भरने वाली LRASHM दुश्मन रडार और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए पहचान और रोकथाम में चुनौती पेश करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनके मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को रोका। ट्रंप ने कहा कि दोनों देश गंभीर सैन्य टकराव की स्थिति में थे और हालत परमाणु युद्ध तक जा सकते थे। उन्होंने बताया कि बीते 10 महीनों में उन्होंने ऐसे 8 युद्ध रोके और भारत पाक तनाव के दौरान 8 विमान गिराए गए थे। ट्रंप के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने निजी तौर पर उनकी पहल की सराहना की और कहा कि इससे लाखों लोगों की जान बची। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने के लिए सीनेट की अनुमति की जरूरत नहीं है। हालांकि इस बार मुख्य निशान चीन है, भारत नहीं। बेसेंट के अनुसार ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत ने रूसी तेल की खरीद बंद कर दी है। ये कार्रवाई यूएस की सख्त व्यापार नीति का परिणाम है। 500% टैरिफ का संदर्भ रशिया सैंक्शंस बिल से है, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत अमेरिका उन देशों पर कम से कम 500% टैरिफ लगा सकता है जो रूस के तेल आयात करते हैं। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के डिजिटल भविष्य का मजबूत रोडमैप पेश किया। उन्होंने कहा कि स्थिर नीतियों और स्पष्ट सोच के कारण भारत एक भरोसेमंद वैश्विक भागीदार बनकर उभरा है। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। वैष्णव ने एआई के दुरुपयोग पर वैश्विक चिंताओं का जिक्र करते हुए कहा कि कई देश और टेक कंपनियां एआई में सुरक्षा उपायों और विनियमन पर गंभीरता से काम कर रही है, जो समाज के हित में जरूरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगी। इस बार मिडिल क्लास और सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स स्लैब सुधार, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने और टैक्स नियमों को आसान बनाने की संभावना है। होम बायर्स और रियल एस्टेट सेक्टर को भी होम लोन ब्याज पर छूट और टैक्स इंसेंटिव मिलने की उम्मीद है। हालांकि बड़ी टैक्स कटौती की संभावना कम है, लेकिन मिडिल क्लास और निवेशकों को राहत और सरल नियम मिल सकते हैं। टीम इंडिया वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले सक्रिय हो रही है। 17 से 27 अप्रैल के बीच भारत साउथ अफ्रीका में T20 मुकाबले खेलेगा, जो डरबन, जोहान्सबर्ग और बेनोनी में होंगे। इसके बाद जून में इंग्लैंड में T20 वर्ल्ड कप शुरू होगा। टीम इंडिया ने नवंबर 2025 में वनडे वर्ल्ड कप जीता और दिसंबर में श्रीलंका से 5-0 की T20 श्रृंखला जीत हासिल की। फरवरी-मार्च में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज खेली जाएगी। वर्ल्ड कप से पहले अप्रैल में साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ भी T20 सीरीज होंगे। T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश ने भारत में अपने मैच खेलने से मना कर दिया है और इसके बजाय अपने मैचों को श्रीलंका में कराने की मांग की है। बांग्लादेशी सरकार और क्रिकेट बोर्ड अपने इस रुख पर अड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 21 जनवरी तक इस मामले में अंतिम फैसला लेने की डेडलाइन दी थी, लेकिन अभी तक भारत और बांग्लादेश के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी है। न्यूजीलैंड का क्रिकेट टीम आज से भारत में शुरू हो रही 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारत दौरे पर आया है। सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। ये सीरीज आगामी T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए दोनों टीमों के लिए आखिरी मौका है, क्योंकि वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होने वाला है। T20 मैचों के इतिहास पर नजर डालें तो न्यूजीलैंड ने अब तक भारत में 5 T20 सीरीज खेली है। इनमें से 3 सीरीज भारत ने जीती है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में कल रामलला प्राण प्रतिष्ठा की 3री वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस अवसर पर भारत और विदेशों से लाखों भक्त पूजा अर्चना के लिए उपस्थित होंगे। हिंदू धर्म में भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजा जाता है और उनका बाल रूप रामलला विशेष श्रद्धा के साथ पूजनीय है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रामलला का संबंध शिव जी और ऋषि काकभूषुंडी से भी जुड़ा माना जा सकता है। अयोध्या में रामलला सदियों से सर्वोच्च देवता के रूप में पूजे जाते हैं।
माघ मेला 2026 के मौनी अमावस्या स्नान पर प्रयागराज में कोविड-19 के बाद सबसे भारी भीड़ देखी गई। करीब 4.3 से 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने नो व्हीकल जोन, 15,000 प्लस सुरक्षाकर्मी, सीसीटीवी और ड्रोन मॉनिटरिंग तैनात की। इस दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी को संगम जाने से रोके जाने पर उनके अनुयायियों और प्रशासन के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन हुए और नोटिस जारी किया गया। प्रशासन ने कहा कि किसी को स्नान से नहीं रोका गया और व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षा केंद्रित रही। सुपरस्टार सनी देओल की देशभक्ति ड्रामा फिल्म बॉर्डर 2 23 जनवरी को रिलीज हो रही है। सोमवार से शुरू हुई एडवांस बुकिंग में फिल्म ने 53,000 से अधिक टिकट बेचकर लगभग 4.5 करोड़ कमाई कर ली है। ये प्री रिलीज रिकॉर्ड सनी की पिछली हिट जाट, धुरंधर और वॉर 2 को भी पीछे छोड़ चुका है। बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत के संकेत साफ है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे और बने रहे आवाज इंडिया के साथ, देश की भरोसेमंद।